माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग फैमिली लॉ सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशल है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 17 जून 1956 को लागू किया गया था। 17 जून 1956 इसी दिन से ये इन्फोर्स किया गया था। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। टोटल 8 चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें टोटल 31 सेक्शंस हैं। 31 सेक्शन है और इसमें एक शेड्यूल दिया गया है। एक शेड्यूल इसमें दिया गया है। और 8 चैप्टर्स में से जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सेक्शन 1 से 4 तक प्रीलिमिनरी सेक्शन को ऐड किया गया है, उसमें ये बताया गया है। और चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से 29 तक दिया गया, जिसमें इंटी स्टेट सक्सेशन को दिया गया जो इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन 5 to 29 ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, सेक्शन 5 to 29 से। और चैप्टर 3 जो है इसमें सेक्शन 30 को ऐड किया गया। इसमें बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 30, जिसमें टेस्टामेंटरी सक्सेशन को बताया गया है, उसको इसमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 30 को चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद अब चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में सेक्शन 31 को ऐड किया गया, जिसमें रिपील्स के बारे में डिफाइन किया गया। रिपील्स मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस है जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, उसको इसमें डिफाइन किया गया। जैसे 96 में अमेंडमेंट हुआ था, उसको ये सब को इसमें ऐड किया गया है। और इसी में आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसी में आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, शेड्यूल। शेड्यूल जो बेसिकली सेक्शन 8 से गवर्न होता है। सेक्शन 8 यह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 से ये शेड्यूल को गवर्न किए जाते हैं। ये इसको इसमें हेयर्स को डिफाइन किया गया है। हेयर्स आगे हम लोग इसी वीडियो में इस टॉपिक को जानेंगे। हेयर्स इसको हिंदी में वारिस बोलते हैं, वारिस या उत्तराधिकारी। हेयर्स को इसमें 2 क्लास में बांट दिया गया है। इस शेड्यूल में हेयर्स को ये 2 क्लास में बांट दिया गया है, क्लास 1 और एक क्लास 2। क्लास 1 में जो है, ये क्लास 1 में हेयर्स के 16 टाइप्स बताया गया है, 16 टाइप्स। और ये क्लास 2 में 9 टाइप्स टोटल ऐड किए गए हैं। जिसमें 16 टाइप्स में से जो लास्ट का जो 4 टाइप्स है वो 2005 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें लास्ट का 4 टाइप्स ऐड किए गए हैं इसी अमेंडमेंट के समय में। 1 से 4 के बारे में जानते हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी सेक्शन को डिफाइन किया गया। इसमें सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में डिफाइन किया गया, यानी ये पूरे ऑल ओवर होल इंडिया पर ये सेक्शन, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। और सेक्शन 2 ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी किस किस पर ये एप्लीकेशन होगा, ये एक्ट लागू होगा। यानी जो धर्म से हिंदू है उस सब लोगों पर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा। साथ ही इसके अंतर्गत जो लोग जैसे वीर, लिंगायत या ब्रह्म समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन सभी लोगों पर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी सेक्शन 3 में इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज
इंटरप्रिटेशन मतलब होता है डिफाइन या डिफिनीशन। डिफिनेशन या मीनिंग, इसको मीनिंग भी बोल सकते हैं। यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। ये पहला है ये इंटी स्टेट। इंटी स्टेट, ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग ए विल, मेकिंग ए विल इज नोन एज इंटी स्टेट। इंटी स्टेट को हिंदी में बोलते हैं निर्वसियत करता, निर्वसियत करता। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या जो भी जिस टाइप का भी प्रॉपर्टी हो, वो अपने सन या डॉटर या अपने किसी डिसेंडेंट के साथ किसी अपने नेक्स्ट जनरेशन के नाम पर उसको बिना विल किए हुए यानी बिना उसके नाम पर किए हुए वो व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इंटी स्टेट कहते हैं। इंटी स्टेट यानी निर्वसित करता, ये इज नोन एज इंटी स्टेट। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें हेयर, जो थोड़ी देर पहले इसका नाम आपने सुना होगा हेयर, इसको हम लोग वारिस बोलते हैं हिंदी में, वारिस या उत्तराधिकारी। ए पर्सन who is entitled to inherit property after the death of the intestate is known as heir। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों का संपत्ति लेने का हकदार हो उसे हेयर बोलेंगे, वारिस बोलेंगे। जैसे पी कोई पर्सन है, ठीक है, और ये इसके नाम पर ये बहुत सारा ये प्रॉपर्टी है और इसके सन है क्यू और ये उसका डॉटर है आर। ये जो संपत्ति है पी बिना अपने सन और डॉटर के नाम पर किए हुए ये डेड कर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये जो संपत्ति है ये इसको पाने का हकदार है क्यू और आर, यानी इसका सन और डॉटर हुआ। ये क्यू और आर जो यहाँ पर है सन और डॉटर, ये यहाँ पर हेयर कहलाएगा यानी वारिस कहलाएगा। किसका? ये पी का। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है ये वंशज, वंशज। डिसेंडेंट्स इट मीन्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्सन। यहाँ ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, यानी किसी व्यक्ति के संतान को उसके वंशज कहा जाता है। और इसके इमीडिएट डिसेंडेंट्स होंगे, जैसे पी है एक कोई पर्सन है, इसके इमीडिएट डिसेंडेंट्स इसके सन होंगे या इसके डॉटर होंगे। और आगे हम लोग देखते हैं ये एसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स ऑफ ए पर्सन आर नोन एज एसेंडेंट्स। ये वर्ड्स है, हम लोग को पता चल रहा है कि एसेंडेंट्स जो वर्ड है ये एंसेस्टर्स से बना है। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज। यानी कोई व्यक्ति पी है और इसके इमीडिएट एंसेस्टर्स जो होंगे, ये इमीडिएट एसेंडेंट्स जो होंगे, ये इसके फादर होंगे या इसके मदर होंगे। और यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं कि डिसेंडेंट्स, ये इसके सन के सन या डॉटर के डॉटर या आगे जो भी जनरेशन होंगे, सब पी के ही वंशज होंगे, पी के ही डिसेंडेंट्स होंगे। कोलेटरल्स, कोलेटरल्स इसे हिंदी में संपार्श्विक बोलते हैं, संपार्श्विक। कोलेटरल्स आर डिसेंडेंट्स इन पैरेलल लाइंस फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स और एंसेस्ट्रेस। यानी ऐसा व्यक्ति जो एक ही वंश या पूर्वज के वंशज होते हैं लेकिन उनमें से सीधे एक दूसरे के वंशज नहीं होते हैं, उसे संपार्श्विक यानी कोलेटरल्स कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पी एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसके एक ये सन है और एक ये सन है, फिर सन का फिर एक डॉटर है, फिर ये एक डॉटर है, फिर डॉटर का फिर एक सन है, फिर डॉटर का फिर एक सन है। तो यहाँ पर ये सन जो है, ये दोनों सन या दोनों डॉटर, ये सब जो दोनों सन जो है, ये एक दूसरे के कोलेटरल्स है यानी संपार्श्विक है।
यहाँ तक कि मामा मामी जो होते हैं, मामा मामी के बच्चे जो होते हैं या अंकल के बच्चे, वो सब भी कोलेटरल्स में ही आते हैं, संपार्श्विक में काउंट किया जाता है उन्हें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एजनेट्स। एजनेट्स इसे हिंदी में सगोत्र बोलेंगे या इसे गोत्रज बोलते हैं, गोत्रज। वन पर्सन इज सेड टू बी एन एजनेट्स ऑफ एनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाय ब्लड और एडॉप्शन, होली थ्रू मेल्स, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, मेल्स, होली थ्रू मेल्स, यानी ऐसे दो व्यक्ति जो दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, उन्हें एजनेट्स कहा जाएगा, यानी सगोत्र। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट से ये है कोगनेट्स बोलेंगे इसको, कोगनेट्स। टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर ओनली थ्रू फीमेल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देंगे, ओनली थ्रू फीमेल्स इज कॉल्ड कोगनेट्स। यानी एजनेट्स और कोगनेट्स में बस थोड़ा सा एक वर्ड्स का डिफरेंट है। यहाँ पर जो पूरी तरह फीमेल्स जिससे जो रिलेटेड है उसे कोगनेट्स कहेंगे, और जो पूरी तरह मेल से रिलेटेड है वो सगोत्र कहा जाएगा, यानी एजनेट्स कहेंगे उसको। ये समझ में आ गया होगा कोगनेट्स। अब आगे देखते हैं फुल ब्लड। when the father and the mother of two persons are same, they are called full blood। चलिए मार्कर का इंक खत्म हो गया, इसको चेंज कर देते हैं। they are called full blood, यानी मान लेते हैं कि ये पी कोई पर्सन है, असुविधा के लिए खेद है, ये मार्कर चल नहीं पा रही है, इसलिए इसको देख लेते हैं।